नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सोशियोलॉजी ऑप्शनल की इस वीडियो सीरीज़ में। आज हम बात करेंगे पेपर 2 की यूनिट सी सोशल चेंजेस इन इंडिया और इसका टॉपिक नंबर 3 है इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन इन इंडिया। और इसमें टॉपिक नंबर 3 आता है वर्किंग क्लास, स्ट्रक्चर, ग्रोथ, क्लास एंड मोबिलाइजेशन। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें हम वीडियो में हमें मोटा मोटी देखना है कि वर्किंग क्लास क्या चीज़ होती है। जो जैसे बुर्जुआ और प्रोलेटेरिएट, मार्क्स ने 2 कंसेप्ट दिए थे ना, तो पैसे वाले तो हो गए बुर्जुआ और जो काम करने वाले लेबर क्लास हो गए वो हो गए प्रोलेटेरिएट। तो वही जो वर्किंग क्लास है वो इंडिया में किस तरह डेवलप हुई, क्या उसका स्ट्रक्चर है, उसकी ग्रोथ कैसे हुई, वो हमें इस पे देखना है। तो वर्किंग क्लास डेफिनेशन एंड इंडियन कंटेक्स्ट, तो भारत में क्या इसका कंटेक्स्ट है। तो वर्किंग क्लास और प्रोलेटेरिएट इन मार्क्सियन टर्मिनोलॉजी कंसिस्ट ऑफ वेज अर्नर्स हु सेल देयर लेबर पावर इन एक्सचेंज फॉर वेजेस। ठीक है, तो मतलब कहने का ये है कि कोई भी आदमी जो इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं, मतलब जिसका पैसा नहीं है और उसका कोई बिजनेस नहीं चल रहा है, वो अपना सुबह जाके लेबर करता है और शाम को उसको पैसे मिल जाते हैं, तो वो क्या है, वो वर्किंग क्लास है। अब वो लेबर कुछ भी हो सकता है, वो हो सकता है किसी कंस्ट्रक्शन साइट पे वो मजदूरी कर रहा हो, या किसी बैंक में वो 9 to 5 की जॉब कर रहा हो, या किसी आईटी कंपनी में कर रहा हो। मतलब अनलेस एंड अनटिल आपके पास कैपिटल नहीं है, आप चीज़ों को ओन नहीं करते और उससे पैसा नहीं आ रहा और आप अपनी लेबर को बेच के पैसा कमा रहे हैं, वो लेबर कैसी भी हो सकती है। जैसे आप आईटी में काम कर रहे हैं तो मेंटल लेबर है, आप कोई कोडिंग वगैरह कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन में कर रहे हैं तो आप अपनी फिजिकल लेबर दे रहे हैं। ठीक है, तो पैसे के बदले में जब आप अपना टाइम देते हैं तो आपके बन जाते हैं वर्किंग क्लास। इंडियाज वर्किंग क्लास डेवलपमेंट डाइवर्ज सिग्निफिकेंटली फ्रॉम यूरोपियन मॉडल ड्यू टू यूनिक हिस्टोरिकल एंड सोशल कंडीशंस। ठीक है, तो यूरोप में और इंडिया में जो ये वर्किंग क्लास है जो डेवलप हुई, इसमें क्या है, यूरोप में और यहाँ पे बहुत डिफरेंसेस थे। यूरोप में क्या था कि फ्यूडलिज्म जो था वो पूरी तरह से ख़त्म हो चुका था, तो उसके बाद सीधा ये अपना इंडस्ट्रियलाइजेशन आ गया, तो वर्किंग क्लास बन गई। इंडिया में क्या था, पैरेलल चीज़ें चल रही थी, वर्किंग क्लास भी थी और पुराना सिस्टम भी कंटिन्यू हो रहा था। द कोलोनियल इकोनॉमी क्रिएटेड अ डिस्टिंक्ट फ्रेमवर्क दैट शेप्ड हाउ द वर्किंग क्लास इमर्ज इन इंडिया अनलाइक इन यूरोपियन इंडस्ट्रियल सोसाइटीज़। दूसरी चीज़ यहाँ पे थी कि मतलब बहुत सारे इफेक्ट थे यहाँ पे। फ्यूडलिज्म पूरी तरह खत्म नहीं हुआ था, राजे महाराजे थे। कॉलोनियलिज्म आया तो उसकी वजह से क्या आया, इंडस्ट्रियलाइजेशन आया, उसकी वजह से एक वर्किंग क्लास डेवलप हुई। तो कॉलोनियल पावर्स भी आ चुकी थी, पुराना सिस्टम भी कंटिन्यू थोड़ा थोड़ा कहीं से कहीं हो रहा था। तो इस सब से क्या एक अलग ही चीज़ बन के आई। यूरोप में क्या था, पूरी तरह से खत्म हो चुका था पुराना सिस्टम फ्यूडलिज्म वाला, और सीधा बन गए थे बुर्जुआ और प्रोलेटेरिएट, पूरी तरह से इंडस्ट्रियलाइजेशन कैपिटलिज्म आ चुका था। Feudal remnants from pre-colonial system continue to influence labor relations and class formation in Indian context। ठीक है, तो जो पुराना ट्रेडिशनल सोसाइटी था भारत में, वो अभी भी कंटिन्यू हुई। उसका जो स्ट्रक्चर था, जैसे कास्ट सिस्टम मान लीजिए, या और भी फ्यूडल जो तौर तरीके हैं, उनसे वर्किंग क्लास इफेक्ट हो रही थी, इन्फ्लुएंस हो रही थी। यूरोप में क्या था, यूरोप में प्योरली बुर्जुआ वर्सेस प्रोलेटेरिएट था, कि पैसे वाले जिनका जो मालिक लोग हैं, और काम करने वाले जो कि लेबर क्लास है। Caste, community, ethnicity and kinship networks played crucial role in shaping working class identity and organization in India। ठीक है, तो ये सारे जो फैक्टर्स हैं ये इफेक्ट कर रहे हैं। कास्ट हो गई आपकी, आप किस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, आपकी एथनिसिटी क्या है। भाई इतना बड़ा भारत है ना, कहीं आप नॉर्थ ईस्ट के हो सकते हैं, आप बिहारी हो सकते हैं, पंजाबी हो सकते हैं। आपकी रिश्तेदारी, काम जो है वो आप लोग आपस में ही, जो होता है ना भाई भतीजावाद, तो आपस में जानकार को ही देते हैं कि भाई वो मेरा मौसी का लड़का है, उसको लगवा दिया मैंने काम पे। तो ये सब चीज़ें क्या है, वर्किंग क्लास में बहुत इफेक्ट करती हैं इंडिया में। The absence of fully developed industrial capitalism in India, in India's early stage, meant that the working class formed under different economic conditions than the European counterparts। ठीक है, तो यूरोप में और इंडिया में यही फर्क था कि वहाँ पे फुल स्केल्ड अपना कैपिटलिज्म, इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म आ चुका था। सिर्फ वहाँ पे दो ही क्लास रह गई थी, बुर्जुआ वर्सेस प्रोलेटेरिएट, जो मार्क्स ने जैसे बताया था। यहाँ पे हमारे पास ट्रेडिशनल सिस्टम भी चल रहा था, फ्यूडल रिमेनेंट्स भी थे, कुछ कुछ बचा हुआ है, कॉलोनियल पावर्स आ गई थी, उनका अलग इम्पैक्ट है। ठीक है, उसकी वजह से इंडस्ट्रियलाइजेशन आया, अंग्रेज लेके आए इंडस्ट्रियलाइजेशन और कैपिटलिज्म, उससे एक वर्किंग क्लास डेवलप हुई। लेकिन पुरानी चीज़ें अभी थी, जैसे कास्ट सिस्टम था, तो काम मतलब काम पे असर पड़ रहा है कास्ट सिस्टम पे। उसके बाद थोड़ी हिस्टोरिकल एवोल्यूशन देख लेते हैं। फॉर्मेटिव फेज ऑफ इंडियन वर्किंग क्लास 1850 से 1900। ठीक है, तो वही अभी जो मोटा मोटी बात क्या समझ में आई कि जो इंडियन वर्किंग क्लास है वो किस वजह से, उनका प्राइमरी फैक्टर क्या था डेवलप होने का, वो था कोलोनियलिज्म, ब्रिटिशर्स का आना। क्योंकि ब्रिटिशर्स नहीं आते तो फिर वो इंडस्ट्रियल जो चीज़ें हैं, इंडस्ट्री लगाना या कैपिटलिज्म, ये सब कैसे होता। तो मॉडर्न एक तरह से इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है ब्रिटिशर्स ने आके किया है यहाँ पे।
Colonial rulers introduced key industries including jute manufacturing in Rishra, Bengal, cotton textiles in Bombay, coal mining in Raniganj and railway construction beginning in 1853. अब इसके बारे में हमने अच्छी तरह डिटेल में पिछले वीडियो में देख लिया। तो मेनली इससे बात समझने की है कि इंडस्ट्रियल जो मैन्युफैक्चरिंग है, इंडस्ट्रियलाइजेशन है या फैक्ट्री जिसको बोलते हैं, जहाँ पे काम होता है, इस तरह का माल बनता है, ये चीज़ किसने लाई, कौन लेके आया? ब्रिटिशर्स लेके आए। और अब ब्रिटिशर्स ने इंडस्ट्रीज लगाई, तो इंडस्ट्रीज में काम करने के लिए क्या चाहिए? लेबर चाहिए। और ये लेबर क्या बनी? पहली इंडिया की वर्किंग क्लास। The early industrial workforce was primarily recruited from displaced peasants and traditional artisans who transitioned from agriculture and craft-based occupations। ठीक है, तो जो सबसे पहली इंडस्ट्रियल वर्कफोर्स आई थी वो कौन थे? डिस्प्लेस्ड पीजेंट्स थे, कि जिनकी किन्हीं वजहों से ज़मीन चली गई। मान लीजिए कोई ये टैक्स नहीं दे पाया, है ना, लगान नहीं भर पाया, तो फिर उसको अपनी ज़मीन देनी, मतलब बेसिकली लैंडलेस लेबरर्स जो किसी दूसरे की ज़मीन पे काम करते थे, तो उन्होंने कहा भाई हमें तो अपनी मजदूरी करनी है, तो फिर हम इन इंडस्ट्रीज़ में काम कर लेते हैं। या फिर ट्रेडिशनल आर्टिसंस हु ट्रांजिशन फ्रॉम एग्रीकल्चर एंड क्राफ्ट बेस्ड ऑक्यूपेशन, मतलब जो पहले एग्रीकल्चर करते थे या क्राफ्ट बेस्ड ऑक्यूपेशन, जैसे मान लीजिए कोई ये मिट्टी से सुराही बना रहा है, कुम्हार होता है, या कोई अपना ये लकड़ी का काम कर रहा है, इस तरह के कोई जो भी काम करते थे, वो फिर लोग इंडस्ट्रियल लेबर बन गए। क्योंकि उनको क्या लगा इंडस्ट्रियल क्लास वर्कफोर्स की, वैसे भी इतना फ़ायदा तो इसमें हो नहीं रहा, तो हम वही वाला काम कर लेते हैं। तो लैंडलेस लेबरर्स और आर्टिजन, ट्रेडिशनल आर्टिजन्स, labor recruitment operated through a contractor and sardar system that relied heavily on existing kinship and caste networks rather than open market mechanisms। ठीक है, तो अब भाई लेबर कैसे लाई जाए? आज के ज़माने के लिए तो ऑनलाइन तो वो है नहीं कि भाई ऑनलाइन डाल दिया और भाई ऐसे ऐसे इतने लोग चाहिए, इस नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिए, या लिंक्डइन जैसी चीज़ें हों। तो वहाँ पे क्या होते थे? कॉन्ट्रैक्टर होते थे, उनको सरदार भी बोलते थे। अब ये सरदार क्या है ना, ये जाके इनको बोला भाई 100 लोग चाहिए मिल में काम करने के लिए, जाओ लेके आओ। तो भाई जो सरदार है वो क्या करेगा? आपको वो मैं बोलूँ भाई 100 लेके आओ, कुछ कहीं काम करवाना है, तो आप क्या करोगे? सबसे पहले अपने जानकारों में तो जाओगे। तो सरदार या जो भी कॉन्ट्रैक्टर है वो अपने किनशिप में, अपने रिश्तेदारों में, अपने गाँव में, अपनी सेम बिरादरी में, सेम जात में पूछता है कि भाई कोई 100 लोग चाहिए, जो काम करना चाहते हैं आ जाओ। तो इसीलिए जैसे इसमें देखा ना कि यूरोपियन सिस्टम से यहाँ का सिस्टम क्यों अलग था? क्योंकि यहाँ पे अभी भी पुराने तरीके से काम हो रहा था। भाई जब सरदार को बोला या कॉन्ट्रैक्टर को बोला कि आप लेबर लेके आइए, तो वो अपने एग्जिस्टिंग किनशिप या कास्ट या रिश्तेदारी में गया। यूरोप में तो क्या था? प्रोफेशनल है भाई, वहाँ पे कोई कास्ट सिस्टम ऐसा कुछ नहीं है। वर्कर्स फेस एक्सट्रीमली हार्श वर्किंग कंडीशंस कैरेक्टराइज्ड बाय एक्सेसिवली लॉन्ग वर्किंग आवर्स एंड इनएडिक्वेट वेजेस एंड बेयरली मस्ट सब्सिस्टेंस नीड्स। ठीक है, तो वही बात है, वो तो यूरोप में और यहाँ पे एक चीज़ कॉमन थी, वहाँ पे भी हार्श कंडीशंस थी, यहाँ पे भी थी। और वो कैपिटलिज्म और इंडस्ट्रियलाइजेशन में होता ही है। क्यों? क्योंकि बुर्जुआ वर्सेस प्रोलेटरिएट हो जाता है, तो बुर्जुआ जो होते हैं पैसे वाले मालिक लोग, उनका एक ही मकसद होता है प्रॉफिट। और यहाँ पे तो एक चीज़ और जुड़ गई थी बुर्जुआ के साथ, कॉलोनियलिज्म। तो वैसे ही अंग्रेज हमें, मतलब इंसान तो समझते नहीं थे, तो वो तो वैसे ही जानवरों जैसा काम करवाएंगे। तो इतना ही पैसा तनख्वाह मिलती थी कि जो सब्सिस्टेंस नीड, मतलब अपना बस आप रोटी खा सको, जिंदा रह सको। द इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर ड्यूरिंग दिस पीरियड रिप्रेजेंटेड अ यूनिक हाइब्रिड सिस्टम दैट कंबाइंड सेमी फ्यूडल लेबर रिलेशंस विद इमर्जिंग कैपिटलिस्ट प्रोडक्शन मेथड। ठीक है, तो वही मतलब एक हाइब्रिड सिस्टम सा बन गया। अब ये हाइब्रिड क्या होता है? दो चीज़ें जब मिल जाती हैं, जैसे मान लीजिए पुराना सेमी फ्यूडल लेबर रिलेशंस वाला चीज़ें हो गई, जैसे हमने देखा ना सरदार जाएगा, वो अपने रिश्तेदारों में अपनी सेम जात बिरादरी से लेबर लेके आया। और ये जो कैपिटलिस्ट प्रोडक्शन मेथड्स है, इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये सब क्या है? ये नई चीज़ें थी मॉडर्न ज़माने की। तो थोड़ा कुछ पुराना, थोड़ा कुछ नया, ये मिला के एक हाइब्रिड सिस्टम बना लेबर वर्किंग क्लास का इंडिया में। This formative phase established the foundational patterns of industrial labor organization that would influence working class development throughout the colonial period। ठीक है, तो ये जो फेज था, फॉर्मेटिव फेज था, इसमें एक पैटर्न बन गया भाई। अब यहाँ पे इंडिया में काम ऐसे होगा कि भाई पैसा लगाने वाले और ये मालिक लोग तो ज़्यादातर क्या होंगे? अंग्रेज होंगे, इंडस्ट्री वगैरह ये लाएंगे। बेसिकली बुर्जुआ जो हैं ज़्यादातर अंग्रेज होंगे, फॉरनर्स होंगे। और लेबर वर्कफोर्स जो होगी वो इंडियंस होगी, जो कि लैंडलेस लेबरर्स होंगे, लैंडलेस एग्रीकल्चरर होंगे। और ये किस बेसिस पे रिक्रूट होंगे? पुराने ट्रेडिशनल फ्यूडल सिस्टम की तरह, जैसे कि कास्ट बेसिस पे या फिर किनशिप बेसिस पे, रिश्तेदारी पे, इस तरह से। इमरजेंस ऑफ इंडियन वर्किंग क्लास 1900 से 1947। इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन एक्सेलेरेटेड विद ग्रोथ इन कॉटन, जूट, कोल, रेलवेज एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ आयरन एंड स्टील प्रोडक्शन। ठीक है, तो अब इससे वही है ना कि धीरे धीरे इंडस्ट्रीज और बढ़ती गई, कॉटन की, जूट की, कोल, रेलवेज, ये टाटा स्टील भी आ गया। फिर स्टील प्रोडक्शन 1907 में शुरू हो गई। तो जितना इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ेगा, जितनी फैक्ट्री लगेंगी, उतनी फिर क्या है, जो वर्किंग क्लास है वो भी और बढ़ती जाएगी, क्योंकि चाहिए ना लोग काम करने के लिए।
The working class became increasingly permanent as second generation workers entered industrial employment, creating more stable industrial communities. ठीक है, तो अब ये जो पहली जनरेशन थी, जो लोग पहले खेती करते थे दूसरे की ज़मीन पे या फिर जो भी अपना ट्रेडिशनल काम करते थे, वो लोग गए इंडस्ट्रीज़ में और क्या बने, वर्कफोर्स, वर्किंग क्लास। अब इनका जो बच्चा होगा या सेकंड जनरेशन जो आएगी, वो कोई दोबारा एग्रीकल्चर करने जाएगी थोड़ी, क्योंकि उनका ज़मीन-वमीन तो कुछ है नहीं और वैसे भी वो छोड़ के सब आ चुके हैं शहरों में या जहाँ पे भी फैक्ट्रीज़ हैं। तो जो उनके सेकंड जनरेशन होगी, वो भी फिर क्या है, इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट ही ढूँढेगी, क्रिएटिंग अ मोर स्टेबल इंडस्ट्रियल कम्युनिटीज़। और फिर इस सेकंड जनरेशन की जो अगली जनरेशन मतलब फिर अब ये सिलसिला चलता जाएगा, क्योंकि इनके पास ज़मीन-वमीन तो रही नहीं, गाँव से इनका लिंक खत्म हो गया। तो अब ये जितने भी जनरेशन्स होंगे, ये सारे फिर क्या बनेंगे, इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लास। The social composition of the working class consisted predominantly of rural migrants, including members of lower caste, tribal communities and religious minorities. ठीक है, तो वही बात है कि कौन बनेगा वर्किंग क्लास, कौन करेगा लेबर, जो मजबूर है बेचारा, क्योंकि बहुत हार्श कंडीशंस हैं, पैसा भी ज़्यादा नहीं मिल रहा। तो जो गांव से लोग आए हुए हैं, भाई गांव में सूखा पड़ा हुआ है, कहीं ज़मीन नहीं है उनके पास, मतलब किसी ना किसी प्रॉब्लम से गांव छोड़ के आए काम की तलाश में, वो लोग हो गए। मेंबर्स ऑफ लोअर कास्ट हो गए, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, उनको परेशान किया जा रहा है, या जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं लोअर कास्ट लोगों के साथ, वो सब प्रॉब्लम्स वो फेस कर रहे हैं, तो फिर वो आएंगे। ट्राइबल कम्युनिटीज़ के साथ भी वही सब प्रॉब्लम्स हैं, और रिलीजियस माइनॉरिटीज़ के साथ भी कहीं कहीं प्रॉब्लम हो सकती है कि भाई वो रिलीजियसली माइनॉरिटी में है, तो उनको वहाँ पे परेशान किया जा रहा है, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। ट्रेड यूनियन फॉर्मेशन मार्क्ड अ सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट इन वर्कर ऑर्गेनाइजेशन एग्जाम्प्लीफाइड बाय एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मद्रास लेबर यूनियन। ठीक है, तो फिर अब ये वर्किंग क्लास बनी, तो मतलब इनके कंडीशंस बड़ी हार्श थी, तो धीरे धीरे क्या होता है, कॉन्शियसनेस डेवलप होती है कि यार हमारे साथ अत्याचार हो रहा है, तो फिर क्या होता है, लोग संगठित होते हैं, तो सब मिलकर उन्होंने बना ली लेबर यूनियन। लेबर यूनियन क्यों बनी, ताकि अपनी डिमांड्स रख सकें कि भाई हमारा थोड़ा जो भी है, मतलब वर्किंग आवर्स कम कर दो, या कोई हफ्ते में एक छुट्टी दे दो, या थोड़ी तनख्वाह बढ़ा दो, जो भी आपकी डिमांड्स है। तो वो डिमांड कैसे रखोगे, जब आप इकट्ठे होगे, एक मजदूर जाके बोलेगा, उसकी बात कौन सुनेगा। लेकिन सारे के सारे जितने मिल वर्कर्स हैं बोल देंगे हम तो काम नहीं करते जब तक हमारी ये डिमांड पूरी नहीं होगी, तो फिर जो मालिक लोग हैं उनको सुनना पड़ेगा। तो इसी को करने के लिए फिर लेबर यूनियंस बनी। तो पहली लेबर यूनियन थी मद्रास लेबर यूनियन 1918 में। लेफ्टिस्ट पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस ग्रू सब्सटेंशियली विद द फॉर्मेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस AI2UC इन 1920, प्रोवाइडिंग आइडियोलॉजिकल डायरेक्शन टू लेबर मूवमेंट्स। ठीक है, तो अब ये जो चीज़ है बुर्जुआ वर्सेज प्रोलेटेरिएट, ये किसकी दी हुई है, मार्क्स की। ठीक है, तो पूरा मार्क्सिस्ट कंसेप्ट है ये। तो इसमें जो लेफ्टिस्ट वो है, वो तो आएगा ही आएगा भाई, जितने भी हमें ये गरीब प्रोलेटेरिएट हैं, हमें संगठित होके अमीरों के खिलाफ क्रांति करनी है। तो इसलिए लेफ्टिस्ट पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस भी आया। ज़्यादातर जितनी लेबर यूनियंस थी इंडिया में, सारी की सारी लेफ्टिस्ट थी, डोमिनेटेड बाय लेफ्टिस्ट। आप बंगाल से लेकर मद्रास चले जाइए, बॉम्बे चले जाइए, हर जगह लेफ्टिस्ट वो होती थी, क्योंकि बेसिकली ये जो आइडियोलॉजी है मार्क्स की दी हुई है। दूसरा, रशियन रेवोल्यूशन आ चुकी थी 1920 तक, तो वहाँ से भी कुछ ना कुछ फंडिंग, पैसा वगैरह सपोर्ट आता था। The working class played an active role in the national independence movement, demonstrated through major industrial actions like Bombay textile strikes in 1928। ठीक है, तो अब ये वर्किंग क्लास जो है सारी कहाँ है, शहरों में रहती है, तो इनको मोबिलाइज करना ज़्यादा आसान है। तो इस तरह इन्होंने मतलब अच्छा खासा नेशनल इंडिपेंडेंट अपनी जो आज़ादी की लड़ाई थी उसमें वो दिया। और इसका पहला, जैसे आप वो देख सकते हैं, बॉम्बे टेक्सटाइल स्ट्राइक, भाई स्ट्राइक कर दी कि भाई हम काम नहीं करेंगे, जो भी है नेशनल, जैसे वो था ना कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट उस समय, तो भाई अब हम भी काम नहीं करेंगे, उस तरह से। कंसोलिडेशन फेस ऑफ द इंडियन वर्किंग क्लास, अब ये आज़ादी मिल चुकी थी। स्टेट लेड इंडस्ट्रियलाइजेशन ड्रो मैसिव एक्सपेंशन थ्रू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्टील प्लांट्स, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, लार्ज स्केल डैम प्रोजेक्ट्स एंड माइनिंग ऑपरेशन। ठीक है, तो अब आज़ादी मिल गई, और फिर आज़ादी मिलते ही सबसे पहले नेहरू जी ने काम क्या किया है, उनका विजन था कि हमारे देश को हमें इंडस्ट्रियलाइज बनाना है, इंडस्ट्रियलाइजेशन थोड़ा लाना है। तो फिर जितने हमारे ये PSUs आए, भेल, गेल, सेल, जितने हैं ये स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये सब हैं। उसके बाद लार्ज स्केल डैम प्रोजेक्ट्स बने, नेहरू ने बहुत बनाए थे वो डैम्स, उनको बहुत मतलब प्रिय थे। प्रिय तो क्या थे, मतलब वो विजनरी थे, तो उनको लगता, मतलब सही बात भी थी कि डैम से क्या होगा, मल्टीपल वो होते हैं, तो पानी रुक जाता है, दूसरा फिर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। तो इसलिए NHPC भी है, नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन, ये भी एक तरह से PSU है। दूसरी थर्मल है, NTPC, जो कि कोयले से बिजली बनाते हैं जो लोग। ठीक है, तो अब ये इतना ये बढ़ेगा तो फिर क्या होगा, वर्किंग क्लास जो है वो और एक्सपेंड होगी। भाई चाहिए ना इनमें काम करने के लिए लोग, तो जितनी इंडस्ट्रीज लगेंगी, जितना बड़े स्केल पे काम होगा, उतने ही वर्किंग क्लास एक्सपेंड होती जाएगी। A substantial organized
sector workforce emerge as a result of this industrial development, creating a more structured and regulated labor environment. ठीक है, तो अब क्या हुआ, धीरे धीरे पहले तो क्या अनऑर्गेनाइज था, तो ज़्यादा कोई उनकी वो भी नहीं थी, सिक्योरिटी वगैरह, पैसा वैसा कितना मिलेगा। बाद में फिर क्या है, अब जैसे ये सेल वेल तो सब सरकारी चीज़ें हैं, तो इनमें तो हर चीज़ क्या है, ऑर्गेनाइज होगी। आपका पूरा एम्प्लॉयमेंट लेटर होगा, इतना आपको इंक्रीमेंट होगा, इतना पैसा मिलेगा। तो थोड़ी थोड़ी क्या है, सिक्योरिटी लोगों को मिलने लगी, और थोड़े क्या है, हालात भी थोड़े सुधरने लगे, उतनी हार्श कंडीशंस रही नहीं। लेकिन सिर्फ ऑर्गेनाइज सेक्टर में, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, तो इनफॉर्मल सेक्टर में तो आज भी उतना ही बुरा हाल है। कॉम्प्रिहेंसिव लेबर लेजिस्लेशन वाज इनेक्टेड इंक्लूडिंग मिनिमम वेजेस एक्ट, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट एंड फैक्ट्रीज एक्ट, प्रोवाइडिंग लीगल प्रोटेक्शन फॉर वर्कर्स। ठीक है, तो अब इनका एक्ट का नाम याद रख सकते हैं, ईयर भी याद रख सकते हैं। तो सरकार इस तरह का एक्ट लाती रहती है जिससे कि जो लेबर क्लास है, वर्किंग क्लास है, मजदूर लोग हैं, उनका ज़्यादा शोषण ना हो। तो जैसे मिनिमम वेजेस एक्ट हो गया, भाई इतनी तनख्वाह तो आपको देनी पड़ेगी। डिस्प्यूट्स एक्ट, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट हो गया, कोई डिस्प्यूट होगी किस तरह की, उसको ये डिफाइन करता है। फैक्ट्रीज एक्ट में वर्किंग कंडीशन किस तरह की रहेंगी फैक्ट्री वर्कर की, वो सब है। ठीक है, तो इससे लीगल प्रोटेक्शन मिलती है। A significant dualism developed between the organized formal sector, which enjoyed legal protections and benefits, and the organized informal sector, which lacked such safeguards. ठीक है, तो वही है, दो चीज़ें, ये हमने पहले भी देखा था, आपको पता भी होगा, ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड। ठीक है, तो इसको फॉर्मल और इनफॉर्मल भी बोलते हैं। तो ऑर्गेनाइज में हर चीज़ बढ़िया होती है, बढ़िया मतलब हर चीज़ लिखित होती है, रिटर्न, भाई आपको इतनी तनख्वाह है, आपको इतनी छुट्टी मिलेगी। जैसे मान लीजिए किसी आप बैंक में काम करते हैं। और अनऑर्गेनाइज या इनफॉर्मल सेक्टर वही हो गया, जैसे आप मान लीजिए किसी कंस्ट्रक्शन साइट में मजदूर हैं, तो कोई आपको वो थोड़ी कोई, जैसे वो तो सुबह लेबर चौक से उठा के ले जाते हैं, भाई 100-500 रुपये दिहाड़ी, चलो मजदूरी कर लो पूरे दिन। वो कोई आपको ज्वाइनिंग लेटर थोड़ी देते हैं कंस्ट्रक्शन पे काम करने के लिए। तो वो क्या हो गया, वो हो गया अपना इनऑर्गेनाइज या इनफॉर्मल सेक्टर। इसको हमने अच्छी तरह पहले भी पिछले वीडियोज़ में डिटेल में देखा हुआ है। The majority of India's working population remained outside the coverage of labor laws, including agricultural laborers, construction workers and BD workers in traditional industries. ठीक है, तो वो तो वही रहेंगे ना, क्योंकि जितना भी मतलब आज भी मेजॉरिटी जो इंडियन वर्कफोर्स है वो किस में है, वो इनफॉर्मल सेक्टर में है। तो इनफॉर्मल सेक्टर में तो किसी तरह का कोई लीगल डॉक्यूमेंटेशन वगैरह होता नहीं है, तो फिर लेबर लॉज में आप कैसे आएंगे। दिस फेज एस्टेब्लिश्ड अ two-tiered वर्किंग क्लास स्ट्रक्चर वेयर ऑर्गेनाइज सेक्टर वर्कर्स गेन्ड सिग्निफिकेंट राइट्स एंड प्रोटेक्शन, वाइल इनफॉर्मल सेक्टर वर्कर्स कंटिन्यू टू फेस प्रिकेरियस एम्प्लॉयमेंट कंडीशन। ठीक है, तो एक वो डिवाइड पैदा हो गया इनफॉर्मल और फॉर्मल वालों के बीच में। इसलिए जैसे माँ बाप बच्चों से कहते हैं, बेटा सरकारी नौकरी की तैयारी कर लो, क्योंकि वो सारा किस में आता है, फॉर्मल सेक्टर में, ऑर्गेनाइज्ड में। सरकारी नौकरी आपको लगती है तो आपको कोई नौकरी से नहीं निकाल सकता, आपको इतनी छुट्टियां मिलेंगी, इतनी पेंशन मिलेगी, जो भी आपकी मतलब एक पूरा आपका ख्याल रखा जाएगा। इनफॉर्मल सेक्टर में ऐसा नहीं होता। अब इसमें ये मतलब जैसे प्राइवेट नौकरियां भी फॉर्मल में ही आती हैं, तो प्राइवेट प्लस सरकारी आप ऐसे कर सकते हैं। अब इनफॉर्मल सेक्टर क्या होता है, बिल्कुल ही जो लोअर क्लास वाला सेक्टर हो जाता है, जिसमें दिहाड़ी मजदूरी हर तरह से वो आ जाता है। मान लीजिए किसी ढाबे पे कोई छोटा बच्चा है 15 साल का, वो वेटर का काम कर रहा है, तो अब वो क्या हो गया अपना इनफॉर्मल या अनऑर्गेनाइज सेक्टर। तो अब उसको कोई जॉइनिंग लेटर थोड़ी मिलेगा ढाबे पर काम करने के लिए, या कोई छुट्टी थोड़ी मिलेगी। उसको तो भाई बोल दिया कि भाई अपना जो भी दिहाड़ी है भाई 5,000 10,000 जो भी मिलेंगे, और अपना खाना भी खा लिएगा ढाबे पे, वो भी अगर मालिक बहुत मेहरबान है तो। ठीक है, तो ये फ़र्क है, इसको हमने ऑलरेडी पहले अच्छी तरह देख चुके हैं। पोस्ट लिबरलाइजेशन फेस ऑफ इंडियन वर्किंग क्लास। ठीक है, तो अब ये 1991 में क्या हुए थे, एलपीजी रिफॉर्म्स। ठीक है, तो ये भी एक अच्छा खासा लैंडमार्क है इंडियन इकोनॉमी में। और इकोनॉमी से समाज में बहुत फ़र्क पड़ता है, तो इसलिए सोशियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये जो इवेंट था काफ़ी इम्पॉर्टेंट था। द इंडियन इकोनॉमी अंडरवेंट अ फंडामेंटल स्ट्रक्चरल शिफ्ट फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग बेस्ड इंडस्ट्रीज टुवर्ड्स सर्विस सेक्टर डोमिनेंस फॉलोइंग इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन। ठीक है, तो पहले क्या था, मैन्युफैक्चरिंग बेस्ड इंडस्ट्रीज इंडिया में ज़्यादा थी, और उसमें भी मेजर कंट्रीब्यूशन था सरकार का, सरकारी पीएसयूज वगैरह, सरकारी इंडस्ट्रीज बहुत चलती थी पहले। लेकिन जैसे इकोनॉमी खुली, तो फिर क्या हुआ, सर्विस सेक्टर का डोमिनेंस हो गया, जिसमें अपने पास आईटी सेक्टर हो गया, फाइनेंशियल सेक्टर हो गया, इस तरह की कंपनीज आने लग गई, क्योंकि उसमें एक तो इन्वेस्टमेंट कम होता है आईटी वाईटी बनाने में, कंप्यूटर वगैरह में। ठीक है, तो एक आप कह सकते हैं एक शिफ्ट दिखा, कहाँ से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से हम लोग कहाँ सर्विस सेक्टर में चले गए। उससे पहले हम आज़ादी से पहले तो प्योरली एग्रेरियन इकोनॉमी थे, तो एग्रेरियन से मैन्युफैक्चरिंग, और फिर ये 1991 आया, तो फिर मैन्युफैक्चरिंग से शिफ्ट हुआ सर्विस उस पे, सर्विस क्लास पे। कॉन्ट्रैक्ट लेबर, आउटसोर्सिंग अरेंजमेंट्स एंड गिग इकोनॉमी प्लेटफॉर्म्स इमर्ज एज डोमिनेंट फॉर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, रिप्लेसिंग ट्रेडिशनल परमानेंट जॉब स्ट्रक्चर। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट पे लेबर मिल जाते हैं, होता ना कि थोड़े दिन का कॉन्ट्रैक्ट जॉब है 5 महीने का, उसमें कोई सिक्योरिटी नहीं है, 5 महीने बाद आपको छोड़ना पड़ेगा, लेकिन तनख्वाह ज़्यादा मिल जाती है। आउटसोर्सिंग अरेंजमेंट्स,
आपको कोई स्टाफ चाहिए, जैसे मान लीजिए आपका कोई ऑफिस है, उसमें आपको खाना खिलाना है अपने एम्प्लॉयज़ को, तो जो कैंटीन का स्टाफ है वो आप आउटसोर्स कर लीजिए, किसी को एम्प्लॉय रखने की बजाय आप किसी को ठेका दीजिए कॉन्ट्रैक्टर को, भाई वो अरेंजमेंट करेगा सारा, ठीक है। गिग इकोनॉमी भी वही उस तरह की चीज़ है, फ्रीलांसर टाइप की, भाई आज काम कर लिया कल नहीं किया। तो इस तरह की नई नई चीज़ें डेवलप हुई, तो ट्रेडिशनल परमानेंट जॉब स्ट्रक्चर क्या है, चेंज हो गया, क्योंकि इसमें क्या है, जो एम्प्लॉयर्स हैं उनको सस्ता पड़ता है। और ट्रेडिशनल परमानेंट जॉब किसी को रखोगे आप नौकरी पे, तो भाई पूरे महीने की तनख्वाह देनी पड़ेगी और बाकी बेनिफिट्स देने पड़ेंगे। तो इसलिए कॉन्ट्रैक्ट लेबर, आउटसोर्सिंग, गिग इकोनॉमी, ये सब क्या है, प्रॉफिटेबल होता है। तो इसीलिए जो मालिक लोग हैं वो क्या है, इसको प्रेफर करते हैं। परमानेंट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज डिक्लाइन सिग्निफिकेंटली अक्रॉस इंडस्ट्रीज, क्रिएटिंग ग्रेटर जॉब इनसिक्योरिटी एंड एम्प्लॉयमेंट इंस्टेबिलिटी और वर्कर्स। ठीक है, तो परमानेंट एम्प्लॉयमेंट की जो अपॉर्चुनिटीज है वो काफ़ी कम होती गई पोस्ट लिबलाइजेशन। ठीक है, लेकिन अब कुछ सेक्टर्स में बढ़ी भी, जैसे आईटी सेक्टर हो गया, पूरा बेंगलोर, हमने देखा पूरा बेंगलोर, हैदराबाद, पुणे, नई नई जगह, गुड़गांव वगैरह में सब जगह आईटी कंपनियां खुली, तो वहाँ पे परमानेंट एम्प्लॉयमेंट होता है। हालांकि सरकारी जैसा नहीं होता, निकाला जा सकता है प्राइवेट में, लेकिन बहुत ही रिले कभी कभी ले ऑफ्स होते हैं। ट्रेडिशनल ट्रेड यूनियंस एक्सपीरियंस वीकनिंग इन्फ्लुएंस एंड मेंबरशिप एज द नेचर ऑफ वर्क एंड एम्प्लॉयमेंट रिलेशंस ट्रांसफॉर्म अंडर लिबरलाइजेशन प्रोसेस। ठीक है, तो पहले क्या है, बड़ा एक अच्छा डिवाइड हुआ करता था बुर्जुआ और प्रोलेटेरिएट में। तो बात बात पे हड़ताल हो जाना, हमारी मांगे पूरी करो, हम आज हड़ताल होती है ना, बहुत कॉमन थी पहले इंडिया में। आजकल नहीं दिखती होगी आपको, हड़ताल हो गई, हड़ताल हो गई। पहले न्यूज़ पे, अखबारों में हर जगह हड़ताल दिखती थी। क्यों? क्योंकि ट्रेड यूनियंस बहुत स्ट्रांग थी, मजदूर लोग थे, संगठित थे कि हमें अपनी मांगे पूरी करवानी है। लेकिन जैसे लिबरलाइजेशन आया, थोड़े हालात क्या है, अलग होते गए। अब उतना लोगों के अंदर संगठन नहीं रहा। और दूसरी बात, फिर डिसबैन भी कर दिया कि मतलब ऐसा कोई बैन तो नहीं लगा, लेकिन सर्विस सेक्टर में एक तरह ज़रूरत नहीं होती इसकी, यूनियंस वगैरह की। फिर क्या हो गया, परफॉर्मेंस बेस्ड काम होने लगा कि भाई आप अच्छा परफॉर्म करेंगे तो आपको अच्छा पैसा मिल जाएगा, लोगों को साथ संगठित होने की ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए बाद में ये चीज़ें कम होती गई, ट्रेड यूनियंस का जो इन्फ्लुएंस है वो कम होता गया, आज तो बहुत ही निम्नलिखित स्तर पे है। फिर दूसरा, जहाँ पे ट्रेड यूनियंस डोमिनेट करती थी, ज़्यादातर फैक्ट्री वर्कर्स वगैरह, वहाँ पे क्या हो गया, उतना परमानेंट एम्प्लॉयमेंट रहा नहीं, वहाँ पे भी वही कॉन्ट्रैक्ट लेबर, आउटसोर्सिंग, ये सब आने लग गया। तो फिर जब लोग परमानेंट है ही नहीं, तो फिर लेबर बना के करेंगे क्या, वो मतलब यूनियन बना के करेंगे क्या, संगठित होकर करेंगे क्या? उनकी नौकरी का ही नहीं पता, उनको 6 महीने बाद हो सकता है छोड़नी पड़े नौकरी। न्यू फॉर्म्स ऑफ वर्कर मोबिलाइजेशन डेवलप्ड टू एड्रेस चेंजिंग लेबर कंडीशंस, इंक्लूडिंग द फॉर्मेशन ऑफ इनफॉर्मल सेक्टर यूनियंस एंड वुमेन्स वर्कर एडवोकेसी ग्रुप। ठीक है, तो नए नए फॉर्म्स मतलब जैसे डेवलप हो गए, ये अपना इनफॉर्मल सेक्टर के यूनियंस हो गए, वुमन के लिए हो गया, मतलब महिलाओं को भी थोड़ा अधिकार मिलना चाहिए, मैटरनिटी लीव मिलनी चाहिए, इस तरह की मांगे मानने के लिए महिलाओं के लिए। गिग वर्कर्स एंड प्लेटफॉर्म बेस्ड एम्प्लॉयज बिगिन ऑर्गेनाइजिंग स्ट्राइक्स एंड कलेक्टिव एक्शंस रिप्रेजेंटिंग नोवल फॉर्म्स ऑफ लेबर असिस्टेंस एंड अडेप्टिंग टू डिजिटल इकोनॉमी। ठीक है, तो वही गिग वर्क का अपने वही हो गया, स्विगी वाले, जोमेटो वाले, और भी होता है ना ब्लिंकिट वगैरह, जो भी मतलब ये करते हैं, ओला उबर वाले भी, मोटरसाइकिल वाले। ठीक है, तो अब ये प्लेटफॉर्म बेस्ड हो गए सारे, तो इनको भी क्या है ना, इनके कोई ऐसे रूल्स मतलब वो अधिकार वगैरह तो है नहीं, राइट्स वगैरह, तो इनको भी एक कभी कभी आपने देखा होगा न्यूज़ में, ये लोग अपना वो कर देते हैं, आज मतलब हमारी वो पढ़ाइए, वो करिए, क्योंकि इनकी भी जो जॉब है बहुत ही वो है, मतलब इतनी एक तो हाई पेइंग नहीं है, फिर बहुत तरह के वो लग जाते हैं, आप लेट हो गए, कुछ हो गए तो। और दूसरी बात, सरकार ने भी ऐसा कोई नियम अभी, क्योंकि नई नई चीज़ें हैं, सरकार भी क्या करे, ऐसी कोई चीज़ ही नहीं होती थी पहले। 10 साल पहले कोई ये 10-15 साल पहले कोई इस तरह थोड़ी होता था कि भाई जोमेटो कर दो, स्विगी कर दो। तो अब सरकार भी धीरे-धीरे मतलब कानून बना रही है इन पे। नेचर एंड स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन वर्किंग क्लास, इंडियाज मल्टी स्ट्रक्चरल इकोनॉमी फीचर्स द कोएग्जिस्टेंस ऑफ फ्यूडल एग्रीकल्चर, पैटी कमोडिटी प्रोडक्शन एंड कैपिटलिस्ट इंडस्ट्री, क्रिएटिंग अ कॉम्प्लेक्स लेयर्ड इकोनॉमिक स्ट्रक्चर सिस्टम दैट शेप्स वर्किंग क्लास फॉर्मेशन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है ना, बहुत ही, मैंने जैसे बात की थी ना, हाइब्रिड सिस्टम, बहुत चीज़ें को एग्जिस्टेंस है फ्यूडल एग्रीकल्चर का। आज भी एग्रीकल्चर सिस्टम जो हमारे गांव में होता है वो फ्यूडल उस पर बेस्ड है। फ्यूडल मतलब पुराने जमाने का, जो ट्रेडिशनल जमाना था, कास्ट बेसिस पे काम हो रहा है, उच्च जात नीच जात, इस तरह की बातें होती हैं। गांव में तो रियलिटी है आज भी, कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन। पैटी कमोडिटी प्रोडक्शन, तो कमोडिटी प्रोडक्शन काफ़ी कम है। कैपिटलिस्ट इंडस्ट्री क्रिएटिंग, मतलब बहुत सारी चीज़ों से मिलके एक कॉम्प्लेक्स चीज़ बन जाती है भारत में, जिससे कि वो वर्किंग क्लास मतलब एक अलग ही चीज़ बन, मतलब आप जैसे आप इसको डेवलप कंट्री जैसे यूएस और यूरोप से कंपेयर करें, तो वहाँ पे उस तरह के हालात नहीं है। यही फ़र्क है इंडिया में और बाकी कंट्रीज़ में, क्योंकि हमारे यहाँ पे अभी भी ट्रेडिशनल जो सिस्टम था वो अभी भी पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुआ है। उसी के बेसिस पे हमारी लाइफ़स्टाइल चलती है। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट तो कास्ट है। कास्ट एंड कम्युनिटी नेटवर्क सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस लेबर रिक्रूटमेंट प्रोसेस। ठीक है, तो लेबर रिक्रूटमेंट भी कास्ट और कम्युनिटी पे होती है। भाई कोई, क्योंकि इनफॉर्मल सेक्टर में मेनली डोमिनेट करता है इंडिया में, तो कहीं भाई किसी को नौकरी लगवानी है, तो भाई अपने भाई बंधु को तो बुलाओगे, सेम जात वाले को बुलाओगे।
अगर उनमें नहीं मिलेगा तो फिर आदमी आउटसाइड जाता है। लीडिंग टू ऑक्यूपेशनल सेग्रेगेशन वेयर दलित्स एंड ट्राइबल्स आर कंसंट्रेटेड इन लो पेइंग जॉब्स एंड आई थिंक एनक्लेव्स इन माइनिंग एंड प्लांटेशन सेक्टर्स, ठीक है। तो वही है कि जो अच्छे जॉब हैं, अच्छा पेमेंट करने वाले, वहाँ पे तो फिर अपर कास्ट वाले कब्जा कर लेंगे। तो खराब जॉब्स फिर मतलब दलित्स के लिए, लोअर कास्ट या ट्राइबल्स के लिए रह जाएंगी, ठीक है। तो इसलिए फिर वो एक प्रॉब्लम भी आ जाएगी, सेग्रीगेशन हो जाएगा। क्योंकि वही बात है कि अपर कास्ट में का कोई मेंबर है तो वो चाहेगा कि मेरे ही मतलब कम्युनिटी के मेंबर इसमें आए, तो उस तरह से डिस्क्रिमिनेशन है। वेज डिफरेंशिएशन अकर्स along मल्टीपल लाइंस इंक्लूडिंग स्किल लेवल, जेंडर एंड कास्ट बेस्ड सर्टिफिकेशन, ठीक है। वेज डिफरेंशिएशन वही सेम काम के कम ज़्यादा पैसे मिलने, ठीक है। तो अब मान लीजिए कास्ट बेस्ड स्पेसिफिकेशन है कि भाई जो छोटी जात का है तो उसको कम पैसे दे रहे हैं, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। या मेल वर्सेस फीमेल है, फीमेल वही सेम काम कर रही है, उनको पैसा कम मिल रहा है, तो जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। यहाँ पे कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था, ठीक है। स्किल लेवल पे तो क्या होता है कि अब स्किल है तो फिर देखिए पैसा तो ज़्यादा मिलेगा ही ना। अगर आप जैसे क्या होता है, कोडिंग वगैरह अच्छी कर सकते हैं तो आपको ज़्यादा पैसा मिलेगा। आप कोडिंग नहीं आती, आपको मजदूरी करनी है कंस्ट्रक्शन साइट पे, तो कम पैसा मिलेगा, है ना। तो स्किल पे तो बेस्ड डिफरेंशिएशन होगा ही होगा। वो तो आप डेवलप्ड कंट्रीज में भी होता है, यूएस यूरोप में। क्रिएटिंग हायरार्किकल इनकम स्ट्रक्चर्स विद इन द वर्किंग क्लास, ठीक है। तो वही हायरार्की बन जाती है, पैसे वाले ऊपर और गरीब लोग नीचे। The working class maintains strong dependence on the rural economy through circular migration patterns where workers preserve village ties and return during economic crisis with seasonal labor migration remaining dominant feature, ठीक है। तो वही सीजनल लेबर हमने देखा ना कि सीजन जब होता है, मान लीजिए आपकी जब ज़रूरत नहीं है गाँव में, जैसे फसल बो दी गई है, अभी कुछ नहीं है, अपने आप फसल उगेगी, तो फिर क्या करते हैं लेबर या जो किसान या जो भी मतलब वहाँ पे फील्ड में एग्रीकल्चर करने वाले, वो शहर जाके थोड़े दिन मजदूरी कर लेते हैं। क्यों भाई, खाली बैठे करे क्या, पैसा भी कमाना है। तो फिर जैसे ही मान लीजिए फिर ज़रूरत पड़ी, फसल कटने का टाइम हो गया, तो फिर वो छोड़ के आ जाते हैं, फिर दोबारा में फसल वसल काट के फिर वो दोबारा चले जाते हैं। तो ये सीजनल माइग्रेशन चलता रहता है। A pronounced gendered structure exists within the working class, with women workers concentrated predominantly low-paid unorganized sectors such as बीडी रोलिंग, टेक्सटाइल एंड डोमेस्टिक वर्क, ठीक है। तो यहाँ पे वही है कि जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन तो है ही। तो जो वुमेन हैं, महिलाएं हैं, उनको लो पेइंग जॉब्स तक ही सीमित रखा गया है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में रहती हैं, जैसे बीड़ी बनाना, ये टेक्सटाइल का कोई इंडस्ट्री है, या डोमेस्टिक वर्क हो गया, या जैसे कोई पापड़ बनाना, घरेलू उद्योग होते हैं। तो ये सब क्या होता है, लो पेइंग जॉब्स होते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या देखना पड़ता है, जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन। Social background of Indian workers: the majority of industrial workers are rural migrants who originate from small peasant families and landless agricultural labor seeking alternative employment opportunities, ठीक है। तो ज़्यादातर जो हमारे वर्कर क्लास है वो कहाँ कहाँ से आता है, गांव से आता है, स्मॉल पीजेंट फैमिली से आता है। भाई देखो, कोई बड़ा जमींदार पैसे वाला है, वो क्यों जाएगा शहर में मजदूरी करने के लिए, ठीक है। तो ज़्यादातर लैंडलेस एग्रीकल्चरल लेबर्स होते हैं जो कि अल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ की, भाई कुछ और नया मिल जाए, थोड़े पैसे अच्छे बन जाएँ। Lower caste and marginalized social groups constitute the bulk of India's industrial labor force, reflecting broader patterns of social stratification in employment, ठीक है। तो वही बात है कि लोअर कास्ट और मार्जिनलाइज सोशल ग्रुप मतलब जो कि जिनका एक तरह से डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है बहुत ज़्यादा, जैसे हो सकता है कोई रिलीजियस माइनॉरिटी हो, उनको मार्जिनलाइज कर दिया गया, और कास्ट बेस तो है ही फिर। तो यही लोग क्या हैं, ज़्यादातर इंडस्ट्रियल लेबर फोर्स में आते हैं। भाई मजदूरी तो देखो वही करेगा जो मजबूर है, और मजबूर कौन है, जैसे मान लीजिए आप लोअर कास्ट से बिलोंग करते हैं, तो अब आपको गांव में डिस्क्रिमिनेशन है, उतना काम नहीं मिल रहा, तो फिर आप जाएंगे। या फिर आप मार्जिनलाइज सोशल ग्रुप जैसे किसी रिलीजियस माइनॉरिटी से बिलोंग करते हैं, तो फिर आपको शहर जाके जैसा भी काम मिलेगा वो करना पड़ेगा। ट्राइबल कम्युनिटीज आर सिस्टमेटिकली रिक्रूटेड फॉर लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स इंक्लूडिंग माइनिंग ऑपरेशन, प्लास्टेशन, एग्रीकल्चर एंड कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट, ठीक है। तो ट्राइबल कम्युनिटीज़ को रिक्रूट किस लिए, ज़्यादातर लेबर इंटेंसिव, जहाँ पे बहुत ज़्यादा लेबर की ज़रूरत पड़ती है, जैसे माइनिंग के काम हो गए, प्लांटेशन हो गया, खेती में चाहिए ना, बड़ा बड़ा बहुत बड़ा खेत है मान लीजिए 50 बीघा का, उसमें खेती, वो फसल लगानी, जो भी करना है। और कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट तो पूरे इंडिया में चलते रहते हैं। इसमें सरकारी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट भी होते हैं, जैसे सड़कें बनाना या कोई बड़ा डैम बन रहा है, और प्राइवेट कंस्ट्रक्शन भी होती है। Religious and caste-based occupational concentration is evident, with Muslims predominantly employed in textile industries and Dalit relegated to sanitation and menial job categories, ठीक है। तो कास्ट की लाइन पे और रिलीजन की लाइन पे भी सेग्रीगेशन या डिवीजन है, कौन क्या काम करेगा। जैसे कि ज़्यादातर दलित या लोअर कास्ट जो पीपल होते हैं, उनको सैनिटेशन या मैनुअल स्कैवेंजिंग, इस तरह के कामों में ज़्यादा मतलब वो किया जाता है। मुस्लिम कम्युनिटी के लोग ज़्यादा टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ या इस तरह के कामों में रहते हैं, ठीक है। और फिर अपर कास्ट जो है वो फिर अलग काम करती है, थोड़े क्या है ना, पढ़े लिखे काम करती है। अब हालांकि अब तो
जो गैप है वो कम हो रहा है, क्योंकि लोअर कास्ट के लोग भी पढ़ रहे हैं, रिजर्वेशंस हैं, तो वो भी नॉर्मल जॉब्स में जा रहे हैं। ट्रेडिशनल रिक्रूटमेंट नेटवर्क्स कंटिन्यू टू ऑपरेट थ्रू सरदार्स, लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स एंड मनी लेंडर्स हु फैसिलिटेटेड वर्क प्लेसमेंट एंड ऑफन कंट्रोल एक्सेस टू एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो वही जो पुराना तरीका था रिक्रूटमेंट का, वही आज भी चल रहा है। सरदार हो गए, लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स हो गए, ठीक है, मनी लेंडर्स हो गए, इन्हीं के थ्रू आज भी रिक्रूटमेंट होता है। कहीं मान लीजिए किसी फैक्ट्री में लेबर चाहिए, 100 लेबर, 200 लेबर चाहिए, कोई सड़क, सरकारी सड़क बन रही है, वहाँ पे लेबर चाहिए, तो वो क्या है, कास्ट बेसिस पे, या जो कोई लोकल कॉन्ट्रैक्टर है भाई, उनको बोल दिया आप ले आइए, तो वो फिर अपना जो भी उनका नेटवर्क है, रिश्तेदारी है, जात के, उसमें से फिर लेके आते हैं। तो पहले भी ऐसा होता था, आज भी ऐसा होता है, तो उसमें ज़्यादा चेंजेस नहीं आए कि हम फ़र्क बता सकते हैं जैसे डेवलप्ड कंट्रीज़ और इंडिया के बीच में। These recruitment systems perpetuate existing social hierarchies and dependencies as workers remain tied to intermediaries who may exploit their vulnerable economic positions। ठीक है, तो वही है कि सोशल हायरार्कीज़ है, डिपेंडेंसीज़ है, और इंटरमीडियरीज़ होते हैं, दलाल जैसे होते हैं ना। तो अब जैसे सरदार हो गया, दलाल एक मतलब इन वहाँ से हो सकता है कि सरदार को बोला भाई आप 100 लेके आओ, हर आदमी को हम 500 रुपये पर डे के हिसाब से पेमेंट कर देंगे। अब सरदार ने उनको सिर्फ 450 ही दिए और 50 रुपये पर बंदा खुद रख लिए, तो एक तरह से एक्सप्लॉयटेशन हो गया। उसके बाद फिर मनी लेंडर्स आ जाते हैं, बहुत तरह के मतलब वो आते हैं जो फिर इनका एक्सप्लॉयटेशन करते हैं। तो लेबर क्लास की मतलब इनफॉर्मल सेक्टर में काफ़ी हालत ख़राब है हिंदुस्तान में। क्लास मोबिलाइजेशन इन इंडिया, अर्ली लेबर मोबिलाइजेशन बिगेन विद स्ट्राइक्स इन, मतलब मोबिलाइजेशन मतलब वही कि संगठित होकर कुछ करना मतलब कि मतलब जो है हड़ताल वगैरह करना, जिससे कि उनकी मांगे पूरी हो सकें। तो अर्ली लेबर मोबिलाइजेशन बिगेन विद द स्ट्राइक्स इन बॉम्बे टेक्सटाइल मिल्स फ्रॉम 1890 ऑनवर्ड्स, लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ फर्स्ट फॉर्मल यूनियंस इंक्लूडिंग द मद्रास लेबर यूनियन एंड ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। ठीक है, तो धीरे धीरे भाई लोग अब काम करने लगे, तो पता पड़ा कि यार बहुत हमारे साथ तो एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। तो क्या हुआ, लोग संगठित हो गए और फिर उन्होंने कहा कि हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। पहले ये बहुत कॉमन होता था, इसको बोलते थे हड़ताल। ठीक है, और उसको कौन करवाता था, ट्रेड यूनियंस करवाते थे। तो जैसे सबसे पहली जो बनी थी मद्रास लेबर यूनियन 1918 में, और उसके बाद बनी ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस 1920 में। Working class movements became intrinsically linked with nationalist politics through Gandhian strike methods and growing communist influence during independence struggle। ठीक है, तो भाई अब एक तो क्या है कि इनकी प्रॉब्लम थी हमारे वर्किंग कंडीशंस या हालात ख़राब हैं, हमें पैसा कम मिल रहा है या हार्श कंडीशन में ज़्यादा काम कराया जा रहा है। दूसरा चल रहा था वहाँ पे उस टाइम, उस ज़माने में, इंडिपेंडेंस स्ट्रगल। ठीक है, फिर गांधी जी पिक्चर में आ चुके थे और उनका अहिंसा, नॉन कॉपरेशन, ये सब कंसेप्ट आ गए थे। तीसरा, रशियन रेवोल्यूशन हो चुकी थी, तो कम्युनिज्म भी एक बहुत बड़ी चीज़ बन चुकी थी, क्योंकि रशिया बहुत बड़ा कंट्री था, तो वहाँ से भी सपोर्ट आता था। और आइडियोलॉजिकल पैसा तो नहीं आता था, क्योंकि अंग्रेज बड़ा वैसे नज़र रखते थे कि भाई कुछ भी इन्फिल्ट्रेशन नहीं होना चाहिए कम्युनिज्म का यहाँ इंडिया में, लेकिन फिर भी किसी ना किसी तरीके पहुँच ही जाता। तो इन सब चीज़ों का मिलकर असर पड़ा वर्किंग क्लास की जो ये मूवमेंट्स थी इस पर। तो वर्किंग क्लास जो थी, इनके यूनियंस थे, ये सब इन चीज़ों में भी इन्वॉल्व रहे। जैसे गांधी जी की कोई मतलब ये इंडिपेंडेंस स्ट्रगल में कोई वो करनी है, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कुछ करना है, या फिर ज़्यादातर लेबर यूनियन सारी की सारी क्या बन गई, कम्युनिस्ट लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी की। पोस्ट इंडिपेंडेंट मोबिलाइजेशन सॉ द पॉलिटिसाइजेशन ऑफ ट्रेड यूनियंस अलॉन्ग पार्टी लाइन्स विद। ठीक है, तो अब आज़ादी के बाद क्या हुआ, चुनाव उनाव शुरू हो गए, कांग्रेस बन गई। कांग्रेस तो थी पहले से, लेकिन अब वो कांग्रेस क्या बन गई, पहले क्या थी, कांग्रेस एक एंटिटी थी जो कि भारत की आज़ादी के लिए लड़ रही थी। बाद में आज़ादी के बाद कांग्रेस बन गई एक पॉलिटिकल पार्टी, तो और भी पॉलिटिकल पार्टीज आई। ठीक है, तो और उसमें ज़्यादातर क्या हुआ, पार्टी लाइंस पे सारी जितनी भी ये लेबर यूनियंस थी वो सब डिवाइड हो गई विद फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस। अब ये कांग्रेस से एफिलिएटेड थी, इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस। हिंदू मजदूर सभा ये सोशलिस्ट थी। सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियनिस्ट ये कम्युनिस्ट थी। एंड भारतीय मजदूर संघ ये आरएसएस एफिलिएटेड थी, जो आरएसएस आज है, मतलब बीजेपी उस टाइम बनी नहीं थी, भारतीय जनता पार्टी का एक तरह से हायर ऑर्गेनाइजेशन मान लीजिए आप। Major organized sector strikes marked significant moments in labor history, including nationwide railway strike of 1974 and textile workers strike of 1982, while labor rights became enshrined in comprehensive legislation। ठीक है, तो मतलब समय समय पे बहुत बड़ी बड़ी हड़तालें करी यूनियंस ने, तो जिससे क्या हुआ, लेबर लॉज में और सुधार हुआ। तो पहले बहुत कॉमन था, लेकिन 91 के जैसे हमने देखा जो टर्निंग पॉइंट है वो है 91 के एलपीजी रिफॉर्म्स। उसके बाद क्या हुआ, जितना भी ट्रेड यूनियंस है इनका इन्फ्लुएंस कम होता गया। क्यों, क्योंकि मॉडर्न मतलब बाहर की कंपनियां भी इंडिया में लग गई थी, सर्विस सेक्टर ने ज़्यादा अपना वो डोमिनेशन शुरू कर दिया था। ठीक है, तो
उसके बाद फिर क्या हुआ, मेरिट बेस्ड काम होने लग गया, कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड ज़्यादा काम हुआ। भाई कोई आपको लेबर चाहिए तो परमानेंट जॉब पे रखने के लिए उस बजाय उसको आप कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे रख लो, आउटसोर्स कर लो। तो जब लेबर की जॉब ही परमानेंट नहीं है तो वो क्या यूनियन बनाएंगे? Contemporary mobilization has shifted focus due to the decline of formal unions caused by privatization and contract labor systems, while new movements emerging in the informal sector। ठीक है, तो अब फोकस क्या है, फॉर्मल यूनियंस की बजाय अब क्या आ गया, नई नई मूवमेंट्स आ गई हैं, क्योंकि वो जब ने देखा ना प्राइवेटाइजेशन की वजह से फॉर्मल यूनियन किसी काम की नहीं रह गई, क्योंकि अब कॉन्ट्रैक्ट लेबर सिस्टम है, गिग इकोनॉमी भी है। तो जब लोगों की जॉब ही परमानेंट नहीं है तो फिर यूनियन बनेगी कैसे? तो इसलिए अब नई नई मतलब चीज़ें आ रही हैं। Modern labor organizing includes innovative forms such as self-employed women's association, SEWA, construction workers union, gig economy protest by Ola Uber drivers alongside worker resistance to the new labor codes introduced in 2020। ठीक है, तो अब ये क्या ना, अभी कुछ फॉर्मल हुआ नहीं है कि जैसे अब ये गिग इकोनॉमी वाले हैं, ओला उबर वाले या फिर जोमेटो वाले, ये कभी कभी हड़ताल कर देते हैं बेचारे, कई बार भाई प्रॉब्लम आ जाती है तो क्या करें। लेकिन सरकार अब धीरे धीरे इन पर बना रही है, क्योंकि एक नई चीज़ है, एक एक चेंज आया है कि भाई समाज में। तो उसके लिए फिर जैसे-जैसे धीरे-धीरे काम होते हैं, नया कोई लॉज़ बनेंगे, जैसे लेबर कोड्स ये इंट्रोड्यूस हुए थे 2020 में, तो इसमें जैसे कुछ प्रॉब्लम मतलब नहीं बैठी उनको बात, तो उन्होंने फिर रेजिस्टेंस दिया। कंपैरिजन ऑफ वर्किंग क्लास डेवलपमेंट यूरोप वर्सेस इंडिया। तो यूरोप में ये वर्किंग क्लास किस तरह डेवलप हुई और इंडिया में किस तरह कंपैरिजन देख लेते हैं। वैसे तो हम पूरे इस वीडियो में बात करते हैं बार-बार, लेकिन एक बार और अच्छी तरह देख लेते हैं। European working class formation occurred after the complete dissolution of feudalism and the establishment of mature industrial capitalism। ठीक है, तो यूरोप में क्या हुआ था, फ्यूडलिज्म पूरी तरह से खत्म हो चुका था और इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म पूरी तरह से मैच्योर मतलब फुल फॉर्म में आ चुका था, क्रिएटिंग क्लियर इकोनॉमिक फाउंडेशंस फॉर क्लास डेवलपमेंट। तो पुराना सिस्टम पूरी तरह से खत्म हो गया, नया सिस्टम बना, उसमें बने क्लास फॉर्मेशन, क्लास डेवलपमेंट, बर्जुआ वर्सेस प्रोलेटेरिएट। The European context produced sharp polarization between bourgeois and proletariat। पोलराइजेशन मतलब क्या होता है, ध्रुवीकरण, मतलब कि सब या तो आप जैसे बुर्जुआ और प्रोलेटेरिएट दो हो गए, तो ध्रुवीकरण होगा कि लोग या तो इधर आ जाएंगे या इधर आ जाएंगे, बीच में कुछ नहीं होगा। तो या तो कुछ कुछ लोग बुर्जुआ होंगे, कुछ लोग प्रोलेटेरिएट होंगे, बीच में कुछ नहीं होगा। तो शार्प पोलराइजेशन हुआ बुर्जुआ प्रोलेटेरिएट के बीच में। कुछ लोग बन गए पैसे वाले मालिक लोग, इंडस्ट्रीज़ के मालिक, और बाकी सब बन गए लेबर क्लास, उनमें काम करने वाले, with distinct class boundaries and antagonistic relationship between capital and labor। एंटागोनिक रिलेशनशिप मतलब कि आपस में टकरार या विरोधी रिश्ता, मतलब लड़ाई झगड़े वाला, कन्फ्लिक्ट, बर्जुआ वर्सेस प्रोलेटेरिएट। इंडियन वर्किंग क्लास इमर्जेंस टुक प्लेस विद अ कॉलोनियल सेमी फ्यूडल इकोनॉमी। ठीक है, तो यहाँ पे वहाँ पे तो फ्यूडलिज्म पूरी तरह खत्म हो गया था। फ्यूडलिज्म मतलब वही ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर, यहाँ पे अभी भी सेमी था, मतलब कुछ कुछ अवशेष बचे हुए थे, और दूसरा कॉलोनियल पावर्स थी। तो ये दो फर्क हैं। दैट रिटेन प्री कैपिटलिस्ट सोशल स्ट्रक्चर्स अलॉन्गसाइड इमर्जिंग इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं एक हाइब्रिड फॉर्म कह सकते हैं, जिसमें ट्रेडिशनल कैपिटल सोशल स्ट्रक्चर था कास्ट सिस्टम वाला, और बाकी चीज़ें जितनी भी उसके साथ होती हैं, प्लस मॉडर्न इंडस्ट्रियलाइजेशन अंग्रेज लेके आ गए थे कोलोनिज्म की वजह से। कास्ट, कम्युनिटी एंड किनशिप नेटवर्क्स फंडामेंटली शेप्ड क्लास आइडेंटिटी फॉर्मेशन इन इंडिया, क्रिएटिंग मल्टीपल लेयर्स ऑफ सोशल आइडेंटिफिकेशन बियॉन्ड प्योर इकोनॉमिक क्लास पोजीशन। ठीक है, तो कास्ट बेसिस पे, कम्युनिटी और किनशिप नेटवर्क के बेसिस पे ही आपकी मतलब क्लास आइडेंटिटी फॉर्म हुई इंडिया में, क्रिएटिंग मल्टीपल लेयर्स ऑफ सोशल आइडेंटिफिकेशन। These distinctive historical and social conditions resulted in relatively weak class consciousness among Indian workers compared to European counterparts। अब देखिए यूरोप में तो क्या था ना, और कोई लफड़ा नहीं था, कास्ट वगैरह और ये सब, वहाँ पे दो ही चीज़ें होती थी, या तो आप बुर्जुआ हैं या आप क्या हैं, प्रोलेटेरिएट। तो इससे क्या क्लास कॉन्शियसनेस काफ़ी क्लियरली डेवलप हो जाती है। क्लास कॉन्शियसनेस मतलब कि लोगों को पता तो हो कि यार हम हैं क्या। भाई जैसे आप मजदूर हैं तो आपको पता होना चाहिए ना मजदूर हैं, बुर्जुआ को पता होना चाहिए मालिक हैं। अब पता कैसे होगा, क्योंकि कोई और आपकी आइडेंटिटी नहीं होनी चाहिए कि जैसे अब यहाँ पे तो अब भाई अब हम अपर कास्ट हैं कि हम लोअर कास्ट हैं, हम गांव के हैं कि हम शहर के हैं, कि हम रिलीजियस माइनॉरिटीज़ हैं कि मेजोरिटी, मतलब इतने सारे और आइडेंटिटीज़ हैं ना। तो आपकी एक पर्टिकुलर क्लास कॉन्शियसनेस नहीं डेवलप होता पाती कि यार हम तो गरीब मजदूर हैं, जो कि यूरोप में डेवलप हो गई कि भाई और तो कोई चीज़ है नहीं वहाँ पे, कास्ट सिस्टम या किसी तरह और लोग बटे हुए नहीं हैं। तो एक ही डिवीजन का एक ही फैक्टर बचा कि पैसा या कंट्रोल ऑफ द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। तो अपना बर्जुआ जो है ये मीन्स ऑफ प्रोडक्शन को कंट्रोल करते हैं और ये अपनी लेबर बेचते हैं। तो इससे क्या प्योरली क्लास कॉन्शियसनेस डेवलप हो गई, इन्होंने इनके खिलाफ वो कर दिया और इन्होंने भी इनका अत्याचार किया। इंडिया में ये क्या है भैया कि बहुत सारी आइडेंटिटीज़ हैं, भाई हम तो अपर कास्ट हैं, हम लोअर कास्ट हैं,
है ना, ये हैं, वो हैं, तो कभी एक पर्टिकुलर आइडेंटिटी डेवलप नहीं हो पाई कि हम सब सारे मज़दूर हैं और हमारे साथ पैसे वालों जो लोग हैं, वो एक्सप्लॉइटेशन कर रहे हैं। The influence of traditional social hierarchies led to the fragmented mobilization patterns in India, where workers organized along caste, regional and community lines rather than unified class interest. तो वही बात हुई कि यहाँ पे फिर जब संगठन बने, तो कल को मान लीजिए हमें ऑर्गेनाइज होकर कुछ प्रोटेस्ट करना है, तो कास्ट बेसिस पे होने लग गया, रीजनल बेसिस पे होने लग गया, या कम्युनिटी बेसिस पे होने लग गया। इस बेसिस पे नहीं हुआ कि हमारे साथ अमीर या मतलब गरीब बेसिस पे, क्लास कॉन्शियसनेस नहीं थी कि अमीर हमारे साथ वो कर रहे हैं। उसमें मतलब पैटर्न ये था कि कास्ट भी आ जाएगी, कभी मतलब रिलीजन आ जाएगा, कोई रीजन आ जाएगा, बहुत सारी और जो आइडेंटिटीज़ हैं। तो इसलिए गरीब एज अ गरीब या एज अ मजदूर या एज अ वर्किंग क्लास इंडिया में लोग संगठित या इकट्ठे नहीं हो पाए। तो थिंकर्स का कंट्रीब्यूशन देख लेते हैं, अलग अलग किसने ने क्या कहा था। तो सबसे पहले तो देखो, कार्ल मार्क्स का नाम आना ज़रूरी है, क्योंकि उन्हीं ने ही सारा ये दिया था, बर्जुआ वर्सेस प्रोलेटेरिएट, और उन्होंने ही सारा बताया था कि ये कैपिटलिज्म की देन है। Karl Marx provided a foundational theoretical framework through his concepts of proletariat and class struggle, establishing the basic analytical tools for understanding working class and formation of mobilization। ठीक है, तो इन्होंने सारा वो दिया था, बुर्जुआ वर्सेस प्रोलेटेरिएट, और फिर बाद में ये होगा, क्रांति आ जाएगी, और फिर बाद में सोशलिज्म और कम्युनिज्म आ जाएगा। वो सब जो भी अच्छी तरह हम पढ़ चुके हैं पहले। डीपी मुखर्जी argued that Indian working class was fundamentally shaped by caste and community structure rather than purely economic factors, challenging orthodox Marxian analysis for the Indian context। तो वही डीपी मुखर्जी के हिसाब से कुछ बात कुछ हद तक सही भी है कि मार्क्स वाला अगर हम प्योरली लगा देंगे, तो वो तो हमने पहले अभी देखा जस्ट कि बुर्जुआ से प्रोलेट करेंगे, तो क्लास कॉन्शियसनेस तो पूरी तरह डेवलप हुई नहीं, क्योंकि और भी आपकी आइडेंटिटीज़ हैं, जैसे कि कास्ट और आपकी कम्युनिटी। तो जो इंडियन वर्किंग क्लास है, वो ज़्यादा इन्फ्लुएंस कास्ट और कम्युनिटी से हुई है रेदर देन कि बुर्जुआ या प्रोलेटेरिएट, या फिर जो कन्फ्लिक्ट थ्योरी है। ठीक है, तो यहाँ पे कास्ट और कम्युनिटी का ज़्यादा रोल है, ना ना कि उतना जितना कि अमीरी और गरीबी का। भाई ये अमीर लोग या मालिक लोग इन पे वो कर रहे हैं। ए आर देसाई conceptualized the Indian working class as a specific product of colonial capitalism, emphasizing how colonial economic policies and structures created distinct patterns of लेबर फॉर्मेशन। ठीक है, तो अब एक फैक्टर और था यहाँ पे, कास्ट और कम्युनिटी के बजाय अलावा कॉलोनियलिज्म, मतलब ब्रिटिशर्स, फॉरेन रूल, तो उसका भी असर पड़ा इस पे। भाई यूरोप में तो ऐसा कोई फॉरेन रूल था नहीं, वो तो सब इंडिपेंडेंट थे ऑलरेडी, तो उन्होंने अपनी मस्ती से अपने बढ़िया डेवलपमेंट कर लिया, जो भी वर्किंग क्लास बना ली। यहाँ पे क्या था कि एक पार्शियल ट्रीटमेंट भी होता था अंग्रेज़ों द्वारा। वो नहीं चाहते थे कि यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ पूरी तरह डेवलप हो जाएँ, वरना फिर उनको मतलब उनका जो यूरोप से बना हुआ माल है वो कैसे बेचेंगे, और दूसरा उनका कोई इंटरेस्ट भी था इंडिया को एज अ डेवलप्ड कंट्री देखने में। तो यहाँ पे जो भी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ कॉलोनियल पीरियड में, वो बहुत ही लिमिटेड था, तो इसलिए जो वर्किंग क्लास डेवलप हुई बहुत ही लिमिटेड थी। दूसरा, अंग्रेज़ ये भी नहीं चाहते थे कि अगर जो ट्रेडिशनल पुरानी बुराइयाँ हैं, जैसे कास्ट सिस्टम, इसको कुछ बदला जाए, क्योंकि उनको कोई इंटरेस्ट नहीं था इसमें, इसलिए उसको उन्होंने कंटिन्यू भी रखा। तो इसलिए यार ऐसा ही कह रहे हैं कि यहाँ का जो वर्किंग क्लास है वो अलग ही चीज़ है, वो कॉलोनियल कैपिटलिज्म का प्रोडक्ट है। यूरोप का जो वर्किंग क्लास है वो सिर्फ कैपिटलिज्म का प्रोडक्ट है। इंडिया में कैपिटलिज्म के साथ एक चीज़ और जुड़ गई, वो है कॉलोनियल कैपिटलिज्म। K.R. Sardamoni and Jan Bremen contributed crucial insights on informalization process, bonded labor systems and rural migration patterns that characterize contemporary Indian working class and experiences। ठीक है, तो वही है इनफॉर्मलाइजेशन प्रोसेस, मतलब कि इनफॉर्मल सेक्टर जो है ये डोमिनेट करता है इंडियन वर्किंग क्लास को। मतलब मेजोरिटी आज भी जो इंडियन वर्किंग क्लास है बिलोंग्स टू इनफॉर्मल सेक्टर, उसी में ही काम करती है, तो उनका पूरा एक्सप्लॉइटेशन होना वो सब है। मतलब बॉन्डेड लेबर हमने अच्छी तरह पहले की वीडियोस में देख लिया है कि आज भी बंधुआ मजदूरी चलती है। रूरल अर्बन माइग्रेशन पैटर्न्स हैं, लोग अपना गांव छोड़ के बड़े शहरों में जाते हैं काम करने के लिए। तो ये सब चीज़ें वही है कि इंडिया स्पेसिफिक है, इनको हम जब यूरोप और अमेरिका से कंपेयर करेंगे तो हमें अलग ही चीज़ें मिलती हैं। रामास्वामी एंड भट्टाचार्य conducted important regional studies focusing on jute and cotton works, providing empirical analysis of how working class formation varied across different industries and geographical location। ठीक है, तो अब जूट कहीं था, कॉटन कहीं था, स्टील कहीं था, कोयले की माइनिंग कहीं हो रही थी। तो क्या है, इतना बड़ा भारत है तो जोग्राफिकल लोकेशन अलग अलग है, हर लोकेशन पे हर जगह की जो कम्युनिटी है वहाँ की पॉलिटिक्स अलग है। तो जो वर्किंग क्लास बनी वो अलग अलग जोग्राफिकल लोकेशंस, वहाँ की कम्युनिटी, उस पर डिपेंड करती है कि भाई वहाँ की वर्किंग क्लास ऐसी होगी, वहाँ की ऐसी होगी, क्योंकि इतना बड़ा वास्ट कंट्री है हमारा।
तो कंक्लूजन में हम क्या कह सकते हैं, द इंडियन वर्किंग क्लास इज कैरेक्टराइज्ड बाय सिग्निफिकेंट फ्रेगमेंटेशन along lines of caste, community, gender and sectorial divisions rather than forming a homogeneous unified class। मतलब यूरोप में जैसे हमने बात की थी, वहाँ पे होता है बर्जुआ वर्सेस प्रोलेटेरिएट, दो क्लासेस बना दी, बात खत्म कर दी। यहाँ पे क्या है, इस प्रोलेटेरिएट में बहुत बड़े फ्रेगमेंटेशन है, मतलब ये बटी हुई है कास्ट बेसिस पे, कम्युनिटी के बेसिस पे, जेंडर के बेसिस पे, सेक्टोरल डिविजन्स के बेसिस पे, ठीक है। एक नहीं है ये इतनी चीज़ों में बटी हुई है, फ्रेगमेंटेड है। Despite various forms of mobilization throughout history, the majority of Indian workers continue to remain employed in informal and unorganized sectors with severely limited legal rights and protection। ठीक है, तो भाई मतलब बहुत मोबिलाइजेशन, मतलब यहाँ पे हड़ताल या फिर उस तरह की जो हमने बात की थी ना, मजदूर यूनियन जो करते हैं कि कोई हड़ताल कर दी या अपनी मांगे रखी कि भाई हमारा ऐसा करो, मतलब बहुत कोशिशें की गई, लेकिन आज भी मेजॉरिटी ऑफ इंडियन वर्कर्स कहाँ पे काम कर रहे हैं, इनफॉर्मल एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर में। तो बहुत ही हालात ख़राब हैं उनके, और जॉब सिक्योरिटी भी नहीं है, पैसा भी कम मिलता है और काम भी बहुत ज़्यादा कराया जाता है, लिमिटेड लीगल राइट्स मिलते हैं। पोस्ट लिबरलाइजेशन 1991 में आया था ये। इकोनॉमिक पॉलिसीज हैव इंटेंसिफाइड चैलेंजेस फेसिंग वर्कर्स विद कॉन्ट्रैक्ट लेबर, इन्फॉर्मलाइजेशन प्रोसेस एंड गिग इकोनॉमी एम्प्लॉयमेंट बिकमिंग डोमिनेंट फीचर्स ऑफ द कॉन्टेम्प्रेरी लेबर लैंडस्केप। ठीक है, तो अब इसके बाद क्या क्या चेंजेस आए, वही कॉन्ट्रैक्ट लेबर आ गया, इन्फॉर्मलाइजेशन प्रोसेस और बढ़ गया, गिग इकोनॉमी नई चीज़ शुरू हुई है। ठीक है, तो इससे क्या है, नया ही कुछ चीज़ डेवलप होके आई है, तो इसके लिए भी सरकार को आने वाले टाइम में और नए नियम बनाने पड़ेंगे। द करंट लेबर सिचुएशन इज डिफाइंड बाय प्रिकेरियस एम्प्लॉयमेंट कंडीशंस, वीकेंड कलेक्टिव बार्गेनिंग पावर एंड रिड्यूस जॉब सिक्योरिटी अक्रॉस मल्टीपल सेक्टर्स। ठीक है, तो ये नई नई प्रॉब्लम्स हैं क्या, एम्प्लॉयमेंट कंडीशन बहुत ही हार्श हैं, कलेक्टिव बार्गेनिंग पावर है नहीं, क्योंकि अब लेबर यूनियंस की उतना इन्फ्लुएंस रहा नहीं, वही मैं देखा था, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट लेबर्स आ गए हैं, इनफॉर्मल वो ज़्यादा बढ़ रहा है कि इकोनॉमी आ गई है, जॉब सिक्योरिटी बहुत रिड्यूस हो चुकी है। तो ये सारे क्या हैं, कंटेम्प्रेरी फैक्टर्स या ट्रेंड्स मान लीजिए। फ्यूचर इफेक्टिव वर्किंग क्लास मोबिलाइजेशन विल लाइकली डिपेंड ऑन सक्सेसफुली ब्रिजिंग द ऑर्गेनाइज्ड अनऑर्गेनाइज सेक्टर डिवाइड। ठीक है, तो ये जो डिवीजन है, ऑर्गेनाइज सेक्टर एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर, इसको जब तक हम ख़त्म नहीं करेंगे तो मतलब सबकी मतलब भलाई होना या वर्किंग क्लास का अच्छी ज़िंदगी जीना, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ना मतलब पॉसिबल नहीं है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मोबिलाइजेशन करना पड़ेगा। मोबिलाइजेशन मतलब वही सड़कों पर उतरना पड़ेगा, लेकिन अब वही बात है, लेबर यूनियन तो है नहीं, तो उतरे कौन। एंड ट्रांसेंडिंग ट्रेडिशनल कास्ट एंड कम्युनिटी बैरियर्स दैट हैव हिस्टोरिकली फ्रैगमेंटेड लेबर। ठीक है, तो और कास्ट और कम्युनिटी बेसिस पे जो हम बटे हुए हैं लेबर क्लास के लोग, इसको भी हमें ख़त्म करना पड़ेगा और क्लास कॉन्शियस लेके आनी पड़ेगी। मार्क्स जैसा कहते थे, बुर्जुआ वर्सेस प्रोलेटेरिएट, कि भाई हम लोग गरीब हैं, चाहे किसी कास्ट से बिलोंग करते हो, किसी कम्युनिटी से बिलोंग करते हो, और हमें अमीर लोगों के खिलाफ जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन को कंट्रोल कर रहे हैं उनके खिलाफ हमें आवाज़ उठानी पड़ेगी। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने अच्छी तरह देख लिया इंडिया में वर्किंग क्लास जो है इसका उदय कैसे हुआ, कैसे बनी, और फिर इसकी ग्रोथ कैसे रही। ठीक है, तो इसमें मेजर फैक्टर वही थे, एक तो हमारा कॉलोनियलिज्म, उसने बहुत इम्पैक्ट किया, और उसमें हमने हर जगह देखा है कि इसका हमने यूरोप में जो वर्किंग क्लास थी और इंडिया में जो थी, इसको हमने अच्छी तरह कंपेयर किया, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट इसका पॉइंट है। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, थैंक्स।